हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर से भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। मैं विपिन सिंह, आप सभी जानते ही हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। 12th का आपका जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आप सभी देख सकते हैं कि किरण प्रकाश क्यों प्रकाशिका अंदर के लेक्चर नंबर 4 पर आ चुके हैं। चौथे लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे एक बार आपको बता देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने अपवर्तनांक के बारे में जाना, अपवर्तनांक के बारे में जाना हमने, और इसके प्रकारों के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने फिर लेंस के बारे में जाना, लेंस तथा लेंस के प्रकार, लेंस तथा लेंस के प्रकार, इनके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने लेंस से प्रतिबिंब बनना सीखा, प्रतिबिंब निर्माण, है ना, ये हमने जाना कि लेंस से प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब इस लेक्चर की अगर बात करें तो इस लेक्चर में अब हमें जो पढ़ना है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अपवर्तनांक और परावर्तन और अपवर्तन। हमने ये पढ़ रखा है। ये अपवर्तनांक हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन, है ना, इसमें स्नेल का नियम आया था और वहीं पर अपवर्तनांक के बारे में हमें जानने को मिला। अब अपवर्तन जो ही है, अपवर्तन को ही जानेंगे, लेकिन अभी तक हमने अपवर्तन देखा था एक स्ट्रेट लाइन की वजह से। मतलब एक माध्यम ऊपर था, माध्यम 1 हो गया तो μ1, माध्यम 2 हो गया तो μ2, प्रकाश आ रहा था ऐसे, और यहाँ पर अभिलंब हमने डाला, फिर देखा कि प्रकाश या तो दूर जा रहा है या तो अभिलंब की तरफ झुक रहा है, तो पास आ रहा है, मतलब अपने ओरिजिनल रास्ते से वो भटक रहा है ऐसा। तो ये तो हमने सीख लिया। वहाँ पर देखते थे कि माध्यम जो है सीधी लाइन है जहाँ से दो माध्यम अलग हो रहे थे। लेकिन अगर माध्यम सीधी लाइन ना हो, सीधी लाइन ना हो कि कहीं ऊपर की तरफ झुकी हो या नीचे की तरफ झुकी हो या इधर की तरफ झुकी हो या इधर की तरफ झुकी हो, तो फिर क्या होगा? तो अर्थात हम बात कर रहे हैं वक्र सतह से, वक्र सतह से अपवर्तन। वक्र सतह से प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो किस प्रकार से होगा और कैसे उसको हम निकाल सकते हैं, ये हम सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें फॉर्मूला आता है 1 या μ/v - 1/u इक्वल्स टू μ - 1 इंटू 1/r। ये आप डेरिवेशन देखते हैं। तो पहला डेरिवेशन आप सीखने वाले हैं आपके इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक 4 नंबर का, मतलब 4 मार्क्स का आता है। तो आप आज बोर्ड एग्ज़ाम का 4 नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सीरियस होके बहुत ध्यान से इसको समझें। ये फॉर्मूला कई बार इस प्रकार से नहीं, बल्कि इसका ओरिजिनल रूप है वो जो इस प्रकार से दिखता है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर होता है μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r। तो ये जो फॉर्मूला है दोनों सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाले माध्यम और दूसरे वाले माध्यम में यहाँ पर दोनों माध्यमों को लिया गया है, यहाँ पर दूसरे माध्यम और पहले माध्यम का मान रख दिया गया है। तो मेन फॉर्मूला ये है, इससे ये बनता है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला नीचे वाला है, इसी फॉर्मूले से ये बनता है। जब हम μ1 बराबर 1 ले लेते हैं, अर्थात वाह्य निर्वात, और μ2 जो है उसको हम μ ले लेते हैं। तो अगर मैं ये मान इस फॉर्मूले में रख दूं, इस फॉर्मूले में अगर ये मान रख दूं, तो ये फिर ये वाला फॉर्मूला बना के दे देगा, ऊपर वाला आप देख सकते हैं। μ2 की जगह हम μ रख देंगे तो μ/v माइनस μ1 की जगह 1 रख देंगे तो आप 1/u, और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 1/r, देख सकते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मेन है। इसके बाद ये फॉर्मूला आता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला मेन वाला करवाऊंगा, इसके बाद आप मान रख देंगे जैसे ही, तो आपको ये फॉर्मूला भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आप डेरिवेशन देखेंगे, आपके बुक में आपको दिया होगा। कई बुक में डेरिवेशन डायरेक्ट यही वाला रहता है, कुछ बुक में डायरेक्ट ये वाला डेरिवेशन है, उसके बाद ये वाला आता है। कई बार आपके एग्जाम में जिनके किताब में सिर्फ ये डेरिवेशन दे रखा है, ये फॉर्मूला, ये नीचे वाला नहीं दे रखा है, उनके भी एग्जाम में कई बार यही फॉर्मूला पूछ लिया गया है और बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। जैसे पिछले साल, मतलब इस साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं बात करूं तो μ2/v माइनस μ1/u ये वाला फॉर्मूला पूछा गया था, जबकि बच्चों की किताब में ये लिखा था। तो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, तो ये कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला तो नया दिख रहा है। तो कुछ नहीं था, बस μ1 और μ2 का मान रखने के बाद ये प्राप्त होता है, मान ना रखो तो ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों माध्यमों का मान ऐसे रखेंगे तो ठीक है, माध्यमों का मान रख देंगे
μ1 और μ2 का, तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो वक्र सतह से अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वक्र सतह से अपवर्तन। हेडिंग डाल लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा मोटी हो गई मुझे लगता है हेडिंग। इसको थोड़ा कम ही कर लेते हैं ना, सही रहेगा। वक्र सतह से प्रकाश का अपवर्तन। यहां पर हम परावर्तन की बात नहीं कर रहे बेटा, अपवर्तन की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम अपवर्तन वाला ही नियम लगाएंगे और आगे देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि 4 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, तो उसको उसी प्रकार से हम देखेंगे। अच्छा, वक्र सतह से, वक्र सतह कैसी हो सकती है? 2 प्रकार की वक्र सतह जानते हैं, या तो उत्तल हो सकती है या तो अवतल हो सकती है। तो किसी भी एक के लिए निकाले, दोनों वक्र कोई भी सतह हो सकती है, उत्तल अवतल, दोनों के लिए ही सेम फार्मूला काम करेगा जो हम निकालने वाले हैं। तो किसी एक का मैं करवा देता हूँ, बुक में आप दूसरे तरीके वाले को भी देख लीजिएगा। वैसे एग्जाम में आपको बात करूं तो बस इतना ही बोलता है कि जैसे कि ये फॉर्मूला लिख देगा, कहेगा प्रूफ करो, सिद्ध करिए इतना बराबर इतना होता है, या कह देगा वक्र सतह से अपवर्तन के लिए व्यंजक सिद्ध करो। ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्मूला आता है। ऐसा नहीं लिखा होगा कि उत्तल सतह, उत्तल वक्र सतह के लिए, उत्तल सतह के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला निकालिए, सूत्र स्थापित कीजिए, या फिर अवतल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ऐसा बहुत रेयर है कि ऐसा कहा जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक तरीके का मैं बता देता हूं, दूसरे तरीका आप एग्जाम में देख लेना, मतलब किताब में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिमिलर है करने का तरीका, वही बस अवतल और उत्तल सतह हो जाती है बस। तो ये बोर्ड है और मैं मान लेता हूं कि एक सतह, ये इस प्रकार से एक माध्यम इधर आ गया। ठीक है, तो मैं इस तरह का ऐसा बना लिया, ये सतह आपको दिख रही है उत्तल है, इधर से मैं देखूंगा तो उत्तल है, इधर से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी बेटा? इधर से अगर मैं देखूं तो क्या दिखेगी? अवतल दिखेगी। तो हालांकि उत्तल सतह हम मान के यहां पर कर रहे हैं, हम वस्तु को इधर रखेंगे कहीं। आइए पहले हम सबसे पहले तो मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो मुख्य अक्ष यहां पर खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष कहां है बेटा हमारे पास? चलिए मुख्य अक्ष खींच लेते हैं यहां पर। चलिए, तो ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहां पर ये मुख्य अक्ष इस सतह को काट रही है, उसको हम ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव मतलब P, है ना, दर्पण में जैसे हम लिखते थे, तो ये P पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा, तो ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ही कहीं वस्तु रखी होगी, उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा करना है, प्रकाश यहां से चलेगी कहीं, वहां जाएगी। तो हमारे ये माध्यम पहला हो गया जहां पर वस्तु रखेंगे। तो प्रथम माध्यम है, तो इसको हम बोल देते हैं माध्यम μ1 है, और यहां पर जो माध्यम होगा वो होगा हमारा μ2 माध्यम। तो 2 माध्यम हो गए। एक ये नीली रेखा के अंदर जो मुड़ा हुआ है, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। ठीक है, इसको फिर हम वायु या निर्वात मान लेंगे लास्ट में। फिलहाल हम μ1 μ2 ही रखेंगे, लेकिन μ1 इक्वल्स टू हम बाद में 1 रख लेंगे, और μ2 का मान हम बाद में फॉर्मूले के लास्ट में एकदम म्यू रख देंगे, एकदम लास्ट में, एंड में। ठीक है, फिलहाल μ1 और μ2 मान के ही चल रहे हैं। तो ये वक्र सतह दिख रही है, उत्तल सतह है, सही है। अच्छा, यहां पर हम कहीं वस्तु रख लेते हैं। चलिए, ये वस्तु है, मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट O है, ये वस्तु हम बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये बिंदुवत वस्तु है। अब वस्तु से निकल के प्रकाश जाएगा, मान लो सतह पर कहीं गिरेगा, कोई एक रेखा ले लेनी है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, आपकी मर्जी है। वैसे किताब हम देखेंगे ऊपर की तरफ, तो कोई एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं, बहुत सारी प्रकाश किरणों को लेंगे तब भी सेम चीज आएगा। तो हम एक ले लेते हैं, कोई प्रकाश की किरण, बिल्कुल ले लेते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश किरण है, ऐसे जा रही है और यहाँ पर सतह पर टकरा रही है। अब इसके बाद माध्यम बदलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर हम अभिलंब डाल सकते हैं, बिल्कुल अभिलंब डालेंगे। चलिए अभिलंब डालते हैं, इस पॉइंट पर मैं अभिलंब डालूंगा। ओके, तो इस पॉइंट पर अभिलंब डालूंगा मैं अगर, अच्छा, अभिलंब आप जानते हैं उस पॉइंट पर लंब होती है। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो इस पॉइंट पर मतलब सतह पर, उस सतह के इस बिंदु पर मैं अभिलंब डालूंगा जब,
ठीक है। तो ये लंब होनी चाहिए, लंब मतलब कि सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब सतह पर आपको 90 डिग्री का एंगल ऐसे नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा कैसे? अगर आप यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसे मैं खींचूं तो आप देखेंगे कि स्पर्श रेखा जो सीधी रेखा मैंने खींची उस पर ये 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये रेखा जो हो गई लंब, अभिलंब हो गई। ठीक, ये रेखा क्या होगी बेटा? अभिलंब। इसको मैं हटा देता हूं जो हमने है ना किया। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो अभिलंब डाला। अब अभिलंब हम जानते हैं क्योंकि वक्र सतह है, और हम जानते हैं वक्र सतह, जैसे मैं एक वृत्त की बात करूं, जैसे वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से अगर सतह पर लंब डाला जाता है वो क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है सतह पर। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो मतलब ये केंद्र हुआ। अगर सेंटर बोलूं, चलो सेंटर को सी से निरूपित कर देते हैं। ये वक्र है, वक्र का केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र, और त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो ये जहां पर अभिलंब जा रहा है वो क्या है? पॉइंट। वो पॉइंट क्या है? इस वक्र का क्या होगा बेटा? सेंटर होगा। इस वक्र का क्या होगा? सेंटर होगा। मतलब इस वक्र का ये पॉइंट सी हो गया, सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र जिसको हम बोलेंगे, ये वक्रता केंद्र हो गया इस पॉइंट का। अच्छा, अब प्रकाश हम कहें अगर यहां पर अगर हम ये माने, चलिए यहां पर अगर मैं मान लूं, यहां पर आपको पहले ही मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कि यहां चित्र में जो μ2 है ना वो बड़ा है μ1 से, अर्थात आप समझ गए होंगे कि एक माध्यम सघन है, एक माध्यम विरल है। ठीक है, तो प्रकाश मतलब विरल से सघन में जा रही है। ये छोटा माध्यम हो गया, वो बड़ा माध्यम हो गया, मतलब बड़ा मतलब नहीं, मतलब विरल माध्यम हो गया, ये सघन। तो कुल मिला के ये विरल हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब प्रकाश जाने का रास्ता प्रकाश का देखें तो क्या है? वो ये है, प्रकाश इधर जाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि माध्यम बदल गया इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखेंगे तो वहां पर माध्यम यहां से अलग हो जा रहा है, तो जो प्रकाश है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब के तरफ झुकेगी। अभिलंब की तरफ कैसे झुकेगी? अब ये सीधा जाती, सीधा नहीं जाएगी, क्या होगा? इधर की तरफ कहीं झुक जाएगी। तो झुका देते हैं इसको। चलिए मानते हैं कि प्रकाश यहां से कुछ ऐसे जाके, वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया ये, मैं यहां से रेखा ही ले लेता हूं, है ना, ज्यादा सही रहेगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर प्रकाश आ जा रही है, इसका कलर में येलो ले लेता हूं। ठीक है, तो प्रकाश जो है इस तरह से इस रेखा पर चलते हुए यहां से मुड़ी और इस रेखा पर चलते हुए यहां पर आई, मुख्य अक्ष पर यहां टकरा रही है। तो मुख्य अक्ष पे जहां टकराएगी वहां पर क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो गया, ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ रहा है? प्रकाश यहां से थी और यहां से यहां इस दिशा में आ गई, ये है अभिलंब। और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं चलो एम पॉइंट। ठीक है, नाम ले लेते हैं, ये ओ हो गया, ये एम हो गया, ये सी हो गया, वो आई हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अच्छा अब यहां पर हमें दूरियां भी पता है कि ये जो दूरी होती है वस्तु तक की, ये क्या होती है बेटा? ये जो दूरी होती है ये P से इधर की तरफ मापेंगे, ये दूरी क्या आएगी? -u। अच्छा, P से C तक की दूरी राइट की तरफ है तो ये दूरी आएगी पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगी? +r के, त्रिज्या हम r मान लेते हैं। ठीक है, और I तक मतलब वस्तु प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है बेटा? प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ लिख लें, यहाँ से बना लेते हैं, ये लगभग इसके सामने से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी v, जो कि पॉजिटिव आएगी। ठीक है, उधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, अगर देखेंगे तो मुख्य अक्ष और प्रकाश की किरण के बीच में कुछ कोण दिख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कोण है वो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको कोण दिखेगा, ये मान लेते हैं अल्फा कोण है। मान लें, बिल्कुल मान सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं, ये वाला कोण जो है ये बीटा है, और ये कोण जो है ये है हमारे लिए गामा। अल्फा बीटा गामा कोण हो गए। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा कोण यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कोण हो गया। अच्छा, एक चीज और हमें पता है कि आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण क्या होता है बेटा? आई, आपतन कोण होता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है वो क्या होता है? आर। तो ये हो गया आर। क्या कहते हो? सही है? इतना तो सबको समझ में आ रहा है, प्रकाश का अपवर्तन वाला नियम ही लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब पूरा चित्र कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमें बस इसके बारे में लिखना है, थोड़ी सी गणित है,
अब भौतिक विज्ञान इसमें नहीं, गणित है बस, चित्र तक ही भौतिक विज्ञान था जहां तक प्रकाश ले गए और डाले वहां पर। अब सिर्फ और सिर्फ गणित है, गणित पर ही ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो हमें इतना पता चल रहा है कि जो है प्रकाश यहाँ से चली वस्तु से और इसका प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है। मुख्य अक्ष पर रखी थी वस्तु, मुख्य अक्ष पर जहाँ पर प्रकाश टकराई वहाँ पर हम प्रतिबिंब बना लेंगे और वक्रता केंद्र है और ये अभिलंब है। ठीक है, क्लियर है? जो डैश डैश लाइन है वो अभिलंब है, इसको लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, ये है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब हो गया। ठीक, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये इसके अंदर। ठीक, अच्छा, तो हाँ, अब यहां पर एक चीज का याद रखना है, बहुत ही जो है जरूरी बात है, जो कि आपको नोट पॉइंट पहले ही मैं बता देता हूं। नोट पॉइंट एक दिमाग में रखेंगे हरदम कि यहां हम भौतिक विज्ञान के जब नियमों की बात करते हैं, जब व्युत्पत्ति की बात करते हैं सूत्र की, तो आदर्श स्थिति में करते हैं। तो यहां पर वक्र जो है ना, या वक्र सतह, या मैं बोलूं द्वारक, वक्र का द्वारक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। द्वारक का मतलब है जो ये ओपनिंग है बेटा, ये मुड़ाव झुकाव जो भी बोलिए, मतलब ये लगभग सीधा जैसा ही, बहुत ज्यादा नहीं झुका है कि ऐसे झुका दिया, इतना नहीं झुका है, बहुत हल्का सा झुकाव है। समझ रहे हो? एक जो चीज होगी कि तर पे मुड़ी है, बहुत ज्यादा मुड़ गई, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ऐसा सा मुड़ा है, नहीं, ये बस थोड़ा सा ऐसे झुकाव है एकदम सीधा जैसा ही। और ये जो पॉइंट M है और P है, द्वारक बहुत छोटा है, लिखा है ना, छोटा है। तो जब द्वारक का मतलब ये यहां से यहां तक, जहां तक ये झुकाव है, ठीक है, इसको आप 1 से 2 पॉइंट जैसे बोलना चाहें, तो यहां से यहां तक का पॉइंट ये बहुत छोटा है और बहुत कम झुकाव वाला है। ठीक है, द्वारक बहुत छोटा और झुकाव भी बहुत कम है। तो इसका मतलब जो M पॉइंट है P पॉइंट के बहुत पास है ना। तो इसको चाहो तो आप, अगर मैं जैसे मैं यहां पर अभी लंब डालूं, ठीक है, मैं अभी यहां पर अगर लंब डालूं तो आप पाएंगे, चलिए मैं यहां से अगर लंब डालूं ये, ठीक है, तो M से L बोल लेते हैं, लंब डाल दिए। तो यहां पर क्योंकि मैंने कहा कि द्वारक बहुत छोटा है, इसका मतलब साफ साफ निकल के आया, जो P पॉइंट है और L पॉइंट है वो लगभग पास होंगे। अगर छोटी सोचिए, छोटा सा है ना द्वारक, छोटा सा, जैसे लेंस होता है, लेंस कितना, इतना बड़ा तो लेंस नहीं, छोटा सा लेंस की बात करें, आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब छोटा होगा तो अभिलंब डालेंगे तो ये पॉइंट इतनी दूर दूर तो नहीं दिखेंगे, चित्र बना के दिख रहा है दूर, क्योंकि हमने बहुत बड़ा चित्र बनाया है तो बहुत छोटा। तो इसका मतलब P पॉइंट और L पॉइंट बहुत नजदीक होंगे, अर्थात जो PL है और PM है इस चित्र में वो बराबर है। ठीक है, तो चित्र में ये याद रखें, ध्यान रखें कि चित्र में जो P से M तक की दूरी है वो लगभग बराबर है PM और LM, ये लगभग बराबर है। तो ये हमें याद रखना है कि PM और LM लगभग बराबर हैं, बहुत छोटा सा द्वारक है। समझ में आ रही है क्या बात? PM और LM बहुत क्लोज है, मतलब P और L बहुत क्लोज हो गए, तो इसका मतलब ये दूरी लगभग सीधी ही है। जैसे लंब है ना M से L, वैसे M से P है। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ध्रुव के पास ही है या ध्रुव पर ही है, ऐसा हम मान के चलेंगे। ये मुड़ाव बहुत ज़्यादा है नहीं, ये स्थिति याद रखें, नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे और गलत आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भौतिक विज्ञान का पार्ट है जो कि आपको याद रखना है। अब गणित लगानी है। गणित क्या लगानी है? स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो हम स्नेल का नियम यूज करेंगे और दोनों पार्ट के या दोनों स्थितियों के लिए, मतलब माध्यम 1 से प्रकाश जाके माध्यम 2 में जा रही है, 1 से चल के 2 में जा रही है, तो इसके लिए स्नेल का नियम आएगा। तो स्नेल का नियम लिख के और आगे चीज़ें बस इसमें प्रूफ करने स्टार्ट कर देंगे कि μ1 क्या है, μ2 क्या है ना। तो जैसे हम जानते हैं, मैंने कहा कि द्वारक बहुत छोटा है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार जो साइन I होता है और बटे साइन R, ये बराबर होता है μ2 बटा μ1 के, क्योंकि प्रकाश 1 माध्यम से 2 में जा रही है। ये μ2 बटा μ1 कुछ और नहीं बल्कि 1 μ2 ही लिखा है।
ये लिखा है 1 म्यू 2, प्रकाश 1 से 2 में जा रही ना, तो हो जाएगा म्यू 2 बटा म्यू 1, है ना, समझ गए ना। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, या ये मैं बोलूं, क्योंकि मैंने कहा कि द्वारक बहुत छोटा है तो जो कोण होंगे बहुत छोटे होंगे, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। जब लंब बहुत छोटा हो गया, एम पॉइंट, पी पॉइंट और एल पॉइंट बहुत करीब हो गए, तो लंब जैसी चीज खत्म हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए जो साइन थीटा है या साइन आई है वो लगभग आई के बराबर होगा, और साइन आर होगा वो भी लगभग आर के बराबर लिख लें, कोण ही लिख लेते हैं, साइन थीटा जैसी कोई चीज बची नहीं, आई और आर। तो इसलिए यहां से फिर से देखिए ये हो जाएगा आई बटे आर बराबर हो जाएगा म्यू 2 बटे म्यू 1 के। इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। आइए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, म्यू 1 गुणे आई 1 हो जाएगा, तो म्यू 1 आई 1, सॉरी आई 1 नहीं, म्यू 1 आई बराबर हो जाएगा म्यू 2 आर के। ठीक है, ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक, अब हमें आई और आर का मान निकालना है, क्या समझे, आई और आर का मान निकालना है, और फटाफट से लिख लेंगे। तो आई का मान कैसे निकालेंगे, आर का मान कैसे निकालेंगे, पूरी गणित है, यहां पर रेखा गणित का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि यहां पर करना क्या है। मैंने आपको जैसे कि बताया अभी कि म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 आर कर लिया हमने। ठीक है, और ये द्वारक छोटे थे तो हमने कोण को आई और आर के बराबर मान लिया, है ना। अब आई और आर का मान हमें निकाल के यहां रखना है। सोचिए आई और आर का मान कैसे आएगा, तो मैंने आपको कहा रेखा गणित थोड़ी सी जरूरी है। देखिए रेखा गणित कहां है, यहां पर त्रिभुज जैसा कुछ दिख रहा है आपको, कहीं पर त्रिभुज दिख रहे हैं क्या, देखिए 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 देखिए, बिल्कुल दिख रहे हैं। कहां पर दिख रहा है बेटा, एक त्रिभुज यहां दिख रहा है ये, ठीक है, ओ एम पी, पी और एल पॉइंट सेम जगह हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, पी एम और एल एम लगभग बराबर हैं, इसलिए पी और एल को सेम मानेंगे। तो ओ एम पी, और उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज दिखेगा आपको एम पी सी, ये डैश डैश लाइन व्हाइट वाली जिसमें बीटा कोण बन रहा है अंदर, और तीसरा एक त्रिभुज और दिखेगा आपको जो कि है एम पी आई, ये पीली रेखा के साथ एम। तो आप देखेंगे कि आपको एम और पी को सेम रखना है, मतलब तीनों त्रिभुज में कॉमन है, या एम और पी बोल लीजिए या एम और एल बोल लीजिए, क्योंकि एल और पी लगभग सेम बिंदु पे है, तो आप किसी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए त्रिभुज की बात करते हैं। पहला त्रिभुज हमारा ये है, दूसरा डैश डैश लाइन के साथ ये है, तीसरा ये पीली लाइन के साथ ये है। ठीक है, तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं। आइए अल्फा बीटा गामा तीनों का त्रिभुज एक एक लेना है। तो त्रिभुज चित्र में या चित्रानुसार लिख ले। ठीक है, तो चित्रानुसार त्रिभुज OMP में, ठीक है, हमें क्या क्या पता है बेटा, हमें क्या क्या पता है OMP में। अच्छा ये त्रिभुज के हिसाब से ना जाए तब भी एक चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है, त्रिभुज OMP में। अब ये देखिए, ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया ये वाला, तो मतलब P को भी हम 90 डिग्री मानेंगे। मैंने आपको कहा कि लगभग ये सीधी रेखा है, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताया कि ज्यादा कर्व नहीं मुड़ा है, बल्कि लगभग सीधा सा ही है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको सीधी लाइन ही मारेंगे। तो ये लंब जैसा है, MP लंब है। तो त्रिभुज में अगर देखें तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया P वाली रेखा के साथ M का। ठीक है, ये वाली कर्ण बन गई और ये वाली आधार बन गई। अब एक त्रिभुज का एक नियम होता है, ध्यान से सुनना, त्रिभुज का एक नियम है, या OMP में मत ना जाऊं मैं, बल्कि मैं रुको जरा, इसको थोड़ा आसान करते हैं आपके लिए। मैं आपसे कह रहा हूं अब त्रिभुज देखिएगा, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, OMC, त्रिभुज OMC में देखिए कहां है OMC, ये है O, ये है M, ये है C। इसको बना लें यहां पर, तो आप देखेंगे पाएंगे ये है O, ये है C, और यहां पर कहीं है M। ठीक है, यहां पर कहीं है M। तो ये तो यहां से ऐसे मिला है, ये यहां से ऐसे मिला है, देखिए ये O है, ये M है और ये C है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ऐसा वाला बन गया। ठीक है,
एम पॉइंट पर कोण बन रहा है, यहां पर अल्फा कोण है, यहां पर बीटा कोण है, यहां पर अल्फा कोण है बेटा, यहां पर बीटा कोण है, और यहां पर इस लाइन को हम देखें तो आगे बढ़ी हुई है। देखिए सी से एम वाली जो रेखा है बढ़ी हुई है, देखिए सी से एम वाली रेखा डैश डैश अभिलंब जो है बढ़ा हुआ है, और अभिलंब और इसके बीच का एक कोण है आई, दिख रहा है क्या? तो अभिलंब और इसके बीच का एक कोण है आई। हमें कोण आई और आर का मान निकालना है। अब त्रिभुज का एक नियम होता है, कक्षा 10वीं में आप पढ़ रखे हैं रेखा गणित में, त्रिभुज वाले चैप्टर में, कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके तीसरे बहिष कोण के बराबर होता है। तो दो अंतः कोण अल्फा प्लस बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा अर्थात बराबर होगा आई के। त्रिभुज के नियम के अनुसार जो मैंने बोला, ये नियम नहीं याद है तो लिख लीजिए कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके बहिष कोण के बराबर होता है। दो अंतः कोणों का योग उसके बहिष कोण के बराबर होता है। तो ये दो अंतः कोण हो गए जो अंदर बने हैं, ये बहिष कोण हो गए, इसको शब्दों में लिख लें, ठीक है? तो नोट कर लेना, ठीक है? मैं लिख नहीं रहा उसको। तो इसका मतलब हो गया अल्फा या आई बराबर हो गया हमारे पास, आई बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है? इसी प्रकार हम बात करेंगे त्रिभुज ओ एम आई में। ओ एम आई ले लें या ओ एम आई, चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूं छोटा सा कोण ले लेते हैं, चलिए दूसरा छोटा सा कोण ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये छोटा सा जो पतला सा कोण बन रहा है, देखिए एक पतला सा कोण है सी एम आई, बहुत टेढ़ा सा एक त्रिभुज है बन रहा है, जो ये है ऐसे और ये ऐसे से कुछ बन रही हैं स्थितियां, ऐसी सी, यहां सी है, यहां आई है, यहां एम है, यहां बन रहा है आर, और इसको अगर थोड़ा सा मैं इधर ऐसे कर लूं तो यहां बन रहा है बीटा और यहां बन रहा है गामा। देख लीजिए गामा, आर और बीटा, इन तीनों को देखिए, गामा, आर और बीटा, ये पतला सा त्रिभुज बन रहा है पीली और सफेद रेखा के बीच में। ये यहां पर एम पॉइंट से जुड़ी हुई दो रेखाएं इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, और ये आई और सी नीचे आधार बन रहे हैं, दिख रहा है क्या? ये ठीक है। तो इस कोण में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये एम पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी दो अंतः कोण है। तो मैं त्रिभुज पहले लिख रहा हूं, त्रिभुज एमसीआई में क्या है बेटा? अगर मैं देखूं तो दो अंतः कोण बहिष कोण के बराबर होगा, बहिष कोण बीटा है, अंतः कोण दो हैं आर और गामा, तो बीटा बराबर है आर प्लस गामा के। तो यहां से अगर मैं आर बराबर निकालूं बेटा तो हो जाएगा बीटा, और गामा को उधर भेज दो तो माइनस गामा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तो हमें आई का मान प्राप्त हो गया है, यहां पर दिख रहा है क्या सबको? ये हो गया, और एक हमें आर का मान यहां पर बेटा प्राप्त हो गया है। तो आई और आर का मान दोनों हमें मिल गए हैं, उठा के हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, बिल्कुल। तो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में आई एवं आर के मानों को रखने पर, ठीक है, आइए रखते हैं। समीकरण 1 देखिए क्या है, μ1 आई बराबर है μ2 आर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा μ1, यहां से आ जाएगा बेटा μ1, आई की वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा μ2, और आर का मान क्या है बेटा हमारे पास? बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा के। μ1 और μ2 का अंदर गुणा कर लीजिए फटाफट से, चलिए ये हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर हो जाएगा μ2 बीटा और माइनस μ2 गामा के। अब बीटा वाली चीजें एक तरफ कर लेते हैं, गामा वाली चीजें एक तरफ कर लेते हैं, कर लें। तो ये मुझे दिख रहा है माइनस है, इसको इधर ले आते हैं। μ1 μ2 तो आपको नहीं करना है, आपको कोणों को बराबर कर लेना है, मतलब एक तरफ कर लेना। तो बीटा यहाँ है, बीटा यहाँ है, तो इसको इस तरफ भेज लीजिए बीटा को, या बीटा को इस तरफ भेज लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए बीटा को मैं उधर भेजता हूँ और गामा को इधर ले आता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है μ1 अल्फा, और ये माइनस में ही इधर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा μ2 गामा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले से लिखा है μ2 बीटा, और ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस μ1 बीटा के, ठीक है। और हल करते हैं इसको, यहाँ से देखिए गणित है, कुछ नहीं बेटा, परेशान ना हो, बस गणित है। ये हो जाएगा μ2 गामा और बराबर, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा है, बीटा को हम उभयनिष्ठ ले लें,
ठीक है, बीटा को वेनिस्ट ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा μ2 माइनस बचेगा μ1 के और बाहर बचेगा बीटा। हमारा लगभग डेरिवेशन खत्म हो चुका है, थोड़ा सा काम बस बाकी है। आइए देखते हैं क्या बाकी है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस वाले समीकरण को। ये समीकरण आ गया हमारे पास कि भैया μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा बराबर है μ2 माइनस μ1 इंटू में इंटू में बीटा के, ठीक है, μ1 और इंटू में बीटा के, ठीक है, यही चीज लिखा है, ये वाली चीज यहां लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा और गामा के मान लिखने हैं। अल्फा गामा और बीटा तीन चीज दिख रहे हैं जो कि हमें पता नहीं है, क्योंकि μ1 μ2 हमें पता है कि माध्यम क्या पूर्णांक है ना। तो कोण क्या है, यहां पर अल्फा बीटा को निकालते हैं। तो अल्फा बीटा को निकालने के लिए वही अल्फा बीटा को निकालने का तरीका देखिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सभी जानते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। सूत्र कोई मतलब ऐसी चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपको नहीं आती है गणित, तो एकदम सिंपल देखो, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। से अल्फा बराबर, चलिए लिखते हैं, ठीक है। पहला हम निकाल रहे हैं अल्फा। अल्फा देखिए क्या है, अल्फा कोण यहां बन रहा है, तो ये हो गया यहां पर है ना, यहां से देखिए, तो ये अल्फा कोण बन रहा है। कोण बराबर होगा चाप। चाप को क्या मान लेंगे, हमने कहा था कि ये स्ट्रेट लाइन जैसी है, क्योंकि ये पास में है। मैंने कहा था द्वारक बहुत छोटा है, लिखा है ना, द्वारक जो है बहुत ही छोटा है, तो द्वारक छोटा है तो ये बहुत पास में छोटा सा है, तो स्ट्रेट लाइन भले ही है वो चाप की तरह मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। तो m और p क्या हो गया, चाप। तो कोण अल्फा बराबर हो गया mp बटे त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो गई, दूरी, क्योंकि ये अब मैंने कहा था ना ये m और p पास में है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि o से p की दूरी और o से m की दूरी में o से m बड़ा दिख रहा है आपको, है नहीं बड़ा, क्योंकि चित्र में ऐसा दिख रहा है, हमने बना रखा है, आप देख सकें, हम समझ सकें इसलिए। अदरवाइज ये बहुत पास पास है, मतलब इतने पास पास है, ऐसा समझिए। जैसे मैं कहूं कि ये P पॉइंट है तो M पॉइंट यही है, ये M पॉइंट है, और हम कह रहे हैं कि कोण हम बना रहे हैं यहां से ये अब बीच में बन रहा है यहां अल्फा कोण। तो अल्फा कोण को आप देखें तो पास पास हो गया। अब बताइए कि ये क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रही है, ये बहुत पास है। अब आपको यहां से मैं कहूं कि O से P की दूरी और O से M की दूरी देखिए बराबर जैसी दिख रही है, बिल्कुल। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और ये दूरी कितनी है हमें दिख रही है, OL या OP, ठीक है। तो MP बटे OP लिख सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये आ जाएगा MP बटे OP, ठीक है। MP का मान कितना है बेटा, MP को MP ही लिख लेते हैं, क्योंकि कोई मान नहीं है, लंब है, ठीक है। OP हमें पता है, O से P तक की दूरी, हम यहां से दूरी नहीं नापेंगे, दूरी हमने कहा था कि ध्रुव से मापी जाती है, क्या आएगा, -u, क्या आएगा, P से O तक की दूरी क्या है बेटा, -u दिखा है, चलिए लिख लीजिए, यह आ जाएगा -u के, सॉरी -μ नहीं, -u के, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा बीटा निकालते हैं। बीटा बराबर भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए कोण कहाँ है, ये बीटा यहाँ है, तो बीटा ये कोण, चाप वही होगा MP, त्रिज्या कितनी हो गई यहां से यहां तक की दूरी, जो कि कितनी है r। चलिए लिखिए MP बटा r हो जाएगा, या MP बटा, पहले तो ऐसे लिखते हैं चिन्ह के हिसाब से, CP, MP बटा C से P तक की दूरी त्रिज्या है, ठीक है। तो हो जाएगा CP, ये हो जाएगा MP और बटा r के, कैसा, r प्लस r के, ठीक है। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा क्या है, गामा। तो गामा बराबर आप निकालेंगे, फिर आएगा MP, नहीं आएगा क्या, आएगा, देखिए गामा वो चाप, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, V, जिसको हम IP लिखेंगे या PI लिख लीजिए, ठीक है। तो MP बटा IP, MP बटा IP, जो कि हो जाएगा MP और बटा प्लस V के, ठीक है। तीनों कोण पता चल गए और अल्फा बीटा गामा दिख रहा है। इसको समीकरण हमने यहां पर कहीं 1 माना था ना, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा के मान रख दीजिए, आपका आंसर और आपका फॉर्मूला आपके सामने है। तो समीकरण 2 में अल्फा बीटा एवं गामा के मानों को रखने पर
चलिए रखते हैं, ये देखिए अल्फा बीटा गामा के मान रखते हैं। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये है μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा बराबर है μ2 माइनस μ1 इनटू बीटा के। देख लीजिए एक बार, सेम चीज लिखा है मैंने, μ2 गामा बराबर μ2 माइनस μ1 बीटा के। ठीक है, आइए मान रखते हैं, ये हो जाएगा μ1 अल्फा का माना है बेटा हमारे पास mp और बटा क्या है बेटा, अल्फा का मान क्या है माइनस यू प्लस ये है μ2 और गामा का मान क्या है हमारे पास, गामा का मान है mp बटा v के, प्लस v आया है तो v मतलब ये गामा mp बटा v और वो आया है mp बटा r। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इनटू में हो जाएगा mp बटा r के। ठीक है, यहां देखिए यहां mp है, यहां भी mp है, वहां भी mp है, यहां के mp को कॉमन ले लीजिए। तो हमने लिया mp को कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पर μ1 गुणे बचा 1 बटा u वैसे तो माइनस में है तो माइनस 1 बटा u और प्लस आएगा, यहाँ पर बचा बेटा μ2 और 1 बटा v। ठीक है, गुणे में 1 बटा v गुणा कर लीजिए चाहो तो, यहाँ पर कोष्टक बंद और बराबर mp को कॉमन लीजिए, mp हो गया कॉमन, अंदर बचा यहाँ पर μ2 माइनस μ1 और गुणे में बचा है 1 बटा r के। ठीक है, कुछ चीज़ें कट रही हैं क्या, बिल्कुल कट रही हैं, यहाँ पर mp और यहाँ पर mp एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास आ गया है μ1 बटा u जो कि है माइनस में, ये माइनस चिन्ह लगा है, प्लस आ गया है μ2 बटा v और बराबर आ गया है μ2 माइनस μ1 इनटू में आ गया बेटा 1 बटा r के। दिख रहा है क्या, सही लिखा है मैंने, यही तो हमें ज्ञात करना था। बस ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं, मैं इसको पहले लिख लूँ, ये हो जाएगा μ2 बटा v बराबर हो जाएगा बराबर क्यों, माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला अब लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा μ1 बटा u बराबर हो जाएगा बेटा μ2 माइनस μ1 इनटू 1 बटा r के। ये जो फॉर्मूला है यही हमें प्रूफ करना था बेटा, इति सिद्धम वाली चीज़ें आ चुकी हैं। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर गौर से और प्यार से और एकदम आराम से, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। तो μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर ये, अब देखिए यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r। क्लियर है, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि हमने चित्र में बोला कि μ1 बराबर 1 है, μ2 बराबर μ है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला जो आया है एक बार देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है बेटा हमारे पास μ2 बाई v माइनस आया है μ1 बाई u और बराबर आया है μ2 माइनस μ1 और इनटू में 1 बटा r। यहाँ अगर एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ अगर मैं आपकी किताब के हिसाब से चलूँ जहाँ पर μ1 है 1 तथा μ2 है μ, ठीक है, रखने पर जो हमने मान भी रखा है चित्र में। ठीक है, देखो μ1 को हमने 1 माना है और μ2 को हमने μ माना है। ठीक है, चलिए अगर ये रख दें इस समीकरण में तो हमें समीकरण जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी μ2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा μ, तो हो जाएगा μ बटा v माइनस हो जाएगा 1 बटा u बराबर हो जाएगा μ माइनस 1 और इंटू 1 बटा r के। ठीक है, देखिए 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 सही प्राप्त हो रहा है चीज़ें। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो हो जाएगा ये वाला, मेन फॉर्मूला तो यही है, इसी में हमने मान रख दिया और हमें दोनों फॉर्मूले प्राप्त हो रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला दोनों हो गए और इसी पे हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। ये कठिन नहीं है, आसान है, सरल है, छोटा सा है डेरिवेशन। इसको मैंने और छोटा करने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। सिंपल से 3 स्टेप है। पहला आपको मैं बता देता हूँ सिंपल सा, देखो स्टेप्स याद रख लीजिए कैसे स्टेप्स हैं। इसको मैं एक बार शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप्स याद करने का तरीका, पहले आपको साइन आई
बटा साइन आर करना है और ये हो जाएगा μ2 बटा μ1। ठीक है, आप चाहें तो स्टार्टिंग से ही, जैसे आपकी किताब में देखेंगे ना, तो यहाँ पर μ2 बटा μ1 को ही डायरेक्ट ही μ2 को म्यू मान लिया गया है और μ1 को 1 मान लिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर म्यू लिखा पाएंगे आप, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू हो सकता है दिखे आपको, लेकिन कोई करने की जरूरत है नहीं, पहले मेन वाला फॉर्मूला निकालिए, उसमें मान रख दीजिए, आंसर आएगा। तो ऐसा हो गया। अब आई और आर को छोटा मान लेंगे, तो यहाँ से आप चलेंगे तो ये हो जाएगा आई बटा आर बराबर कर लिया था हमने μ2 बटा μ1, फिर ये गुणा कर लिया, तो यहाँ से आगे चले तो ये आ गया μ1 आई बराबर हो गया μ2 आर के। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब आपको पता है आई और आर का मान निकालिए। दूसरा स्टेप है कि आई बराबर कितना है और ठीक है, एंड आपको पता है आर बराबर कितना है, ये निकाल करके वहाँ रखेंगे। जैसे ही निकालेंगे आपको तीसरा काम क्या करना है बेटा, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेना है। अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, इनका मान रखना है, और इसके बाद आंसर, इसके बाद क्या है बेटा, आंसर। तो 3 स्टेप है, पहले आपको वो निकालना है, फिर ये निकालना है। इसको निकालने के लिए आई और आर को निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि त्रिभुज का नियम, ठीक है, जो त्रिभुज का नियम है कि 2 अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, वो लगाना है। और इसको निकालने के लिए आपको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या करनी है। याद आ गया, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा लिया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद तो बस गणित है, आगे पीछे करना है, गुणा करना है और भाग करना है। देखिए हमने क्या किया, पहले μ1 का गुणा किया अंदर, उसके बाद क्या किया, एमपी को काट दिया, भाग दे दिया, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख दिया, पहले ये था बाद में ये था, तो इसको मैंने पहले कर लिया, इसको बाद में कर लिया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप, प्लस माइनस के बीच में मत पड़िएगा। और दूरी यहाँ से मापनी है आपको बताया मैंने दूरी कैसे मापनी है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से दूरी मापी जाती है, तो पी से इधर जाएंगे तो माइनस, क्योंकि प्रकाश इधर आ रहा है और प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी नेगेटिव हो जाएगी, और ये प्रकाश की दिशा में है, इधर की तरफ दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, और इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम, इस वाले डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 से 3 बार कर लेनी है। ठीक है, 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, एक बार देख के कर लो, फिर इसके बाद बिना देखे करो तो कुछ गलतियां होंगी, फिर इसके बाद एक बार और आप करेंगे तो एकदम आपको याद हो जाएगा। तो 3 प्रैक्टिस में अच्छी हो जाएगी। अगर 3 नहीं हो रही है तो एक बार और कर लीजिए, 4 प्रैक्टिस। 4 प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर बोर्ड में फिक्स, आप मानिए कि अगर आ गया तो आप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, इजी था। तो इस प्रकार से वक्र सतह से प्रकाश का अपवर्तन है, जो कि ये वक्र सतह किस प्रकार की है, उत्तल। सेम है अवतल के लिए। आप अवतल के लिए देखेंगे तो आपको चित्र किताब में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, ऐसा रहेगा, ये अक्ष रहेगी, यहाँ पर वस्तु रखा रहेगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर अभिलंब डालेंगे। अब क्योंकि ये इधर की तरफ ही झुकी है, तो मान लो अभिलंब जो डाला वो यहाँ आ रहा है ऐसे, तो अभिलंब मान लो ये आया, तो ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अभिलंब ये आया है इस पॉइंट पर, तो अभिलंब से की तरफ झुकेगी, अभिलंब से दूर जाएगी, तो अब प्रकाश को जाना था तो इधर, तो अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगी, तो अभिलंब की तरफ कुछ कैसे झुकेगी, क्योंकि ये अब क्या करेगा, प्रकाश को फैलाता है, इकट्ठा नहीं करता। तो अभिलंब से दूर हटके ये प्रकाश कुछ इस प्रकार से वस्तु मतलब ऐसे चली जाएगी मान लो। ठीक है, तो इसको आपको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाना है। आप देखेंगे काल्पनिक रूप से आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आई यहाँ बन जाएगा। अब आप देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा आपको मानना है, अल्फा और इसके साथ ये हो गया बीटा, ये हो गया यहाँ पर गामा, ये हो जाएगा कोण यहाँ पर आई, ये हो जाएगा कोण यहाँ पर आर, इस प्रकार से निकाल लेना है। क्लियर, तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चित्र में देखिएगा, आपके बुक में मिलेंगे, किसी भी बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी में देखिए, किसी में भी, हर जगह आपको प्राप्त हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इस पर कुछ प्रश्न करवाऊंगा, और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही अमेजिंग जो है 4 से 5 नंबर का जो डेरिवेशन आता है, इस जो है चैप्टर में 4 डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेरिवेशन है जो हम करने वाले हैं वो है लेंस निर्माता का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाने वाला जो चीज़ है वो लेंस निर्माता का सूत्र है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आप समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सीखते रहें भौतिक विज्ञान मेरे साथ। बाय बाय।